वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में, ठीक है, जिसे आप जल सेना भी बोलते हो। तो इंडियन नेवी में भर्ती किसकी है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू लड़के और लड़कियाँ कोई भी फॉर्म भर सकता है। ये देखिए क्या लिखा है आपको, शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए आजकल जो है अग्निवीर की स्कीम चल रही, कई सारी जो है ना तरह तरह की स्कीम चल रही हैं। तो उसमें क्या है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपकी नौकरी रहेगी 10 साल। ये नहीं, कलम की ज़रूरत है, तो 10 साल की आपकी नौकरी रहेगी शॉर्ट सर्विस कमीशन में। फिर अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो आपको 2 साल का और जो है ना नौकरी करने को मौका मिलेगा, ठीक है, एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं। तो 12 साल होगी। फिर अगर इसके बाद भी अगर आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी रही तो आपको 2 साल और मौका मिल सकता है काम करने का। तो इस तरह अगर आप मैक्सिमम काम कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 14 साल तक सेवाएं दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो ना रिटायर होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी अलग अलग कंडीशन रहती है। फिलहाल शॉर्ट सर्विस कमीशन की ये नीति जो करंट में चल रही है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ज़रूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 24 फरवरी से चालू हो जाएंगे और अंतिम तिथि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि 10 मार्च से रहेंगे। मैं आपको आगे वेबसाइट वगैरह बताऊंगा जहाँ से जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन चालू हो गई और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनकी जनवरी 2025 से ट्रेनिंग वगैरह चालू हो जाएगी केरला में, ठीक है। नेवल एकेडमी INA इचिमाला केरला में आपकी जो ना ट्रेनिंग वगैरह चालू रहेगी। लड़के लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बड़े ही विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए 3 तरह की ब्रांचेज में भर्ती हैं। कौन सी ब्रांचेज, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। इसमें क्या जनरल आ जाते हैं, जनरल जैसे पायलट भी हो गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, ठीक है, जनरल सर्विसेज हो गई, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया। आप यहाँ से थोड़ा देखो, आपको थोड़ा सा और अंदाज़ा यहाँ से मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। ये देखो, ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। आप ये देखो, जनरल सर्विसेज हो गई, पायलट हो गई, ठीक है, नेवल एयर ऑपरेशंस हो गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, नेवल आर्मामेंट, ठीक है, कैडर हो गया, तो NAIC हो गया। तो इस तरह के जो है ना एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ब्रांच आप इन्हें बोल सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर भी इतनी सारी ब्रांचेज रहती हैं। तो आप इनमें जो है ना अप्लाई कर सकते हो। आप इसके सामने आप यहाँ से देखो कि आपको जो है ना वैकेंसी भी दिख रही होगी कि किस में कितनी कितनी वैकेंसी। ये देखो, आप सामने से वैकेंसी देखकर चेकआउट भी कर सकते हो। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो जनरल सर्विसेज में वैकेंसी है, ठीक है, 50। फिर उसके बाद पायलट में है, आप देख सकते हो 20 वैकेंसी है, ठीक है। नेवल एयर ऑपरेशन के लिए 18 है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 8 है, लॉजिस्टिक के लिए 30 है, ठीक है, नेवल आर्मामेंट के लिए है आपकी 10 है। तो आप वैकेंसी भी चेकआउट यहाँ से कर सकते हो कि किसमें कितनी कितनी वैकेंसी आपको यहाँ से होने वाली है, ठीक है। अब सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हो कि जनरल सर्विसेज के लिए आपको BTech होना चाहिए। पायलट के लिए भी सेम है, आप यहाँ से देख सकते हो कि पायलट के लिए भी आपको जो है ना B या BTech होना चाहिए। 60% नंबर भी मांगे गए हैं और 10th और 12th में भी आपके क्रमशः 60% नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ना मिनिमम 60% की रिक्वायरमेंट है BE या BTech में, और साथ ही साथ में आपको 10th और 12th में भी, और साथ ही साथ में आपको जो है ना इंग्लिश में भी आपको जो है ना 60% नंबर की रिक्वायरमेंट है, तब आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ये हमने आपको एजुकेशन बता दी पायलट की और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की और नेवल एयर ऑपरेशन की, ठीक है। और लॉजिस्टिक वालों की क्या रहेगी, आप यहाँ से देख लो। लॉजिस्टिक के लिए आपको भी BTech होना चाहिए, या फिर आपके पास में MBA वगैरह होना चाहिए, या अगर BSc वगैरह है तो आपके पास में PG कोई डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस में, ठीक है। या फिर आपके पास में अगर है MCA MSc IT विथ फर्स्ट क्लास। मिनिमम 60% नंबर की रिक्वायरमेंट है अगर आप जो है ना इसमें लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो मोस्टली जो भी रिक्वायरमेंट है सब फर्स्ट क्लास की रिक्वायरमेंट और BE या BTech की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। अब आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आप जो है नेवल आर्मामेंट में जाते हो तो इसमें भी BE या BTech चाहिए 60% नंबर के साथ में। आप ट्रेड यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि इसमें मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, ठीक है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हो कि आप IT कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गया तो आप इसमें जा सकते हो, ठीक। हालांकि इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है, 10 वैकेंसी ही है, ठीक है। उम्र सीमा की अगर बात करें तो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक के बच्चे जो है ना अप्लाई कर पाएंगे अगर आप जो है ना बनना जा रहे हो जनरल सर्विसेज में जा रहे हो, ठीक है। और अगर पायलट वगैरह बनने जा रहे हो तो आपकी जो है ना 2001 से 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में,
ठीक है। सेम वाइज आपकी जो है ना, अगर लॉजिस्टिक में जा रहे हो तो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। देखिए डेट ऑफ बर्थ में किसी को छूट नहीं मिलती, उम्र सीमा में किसी को कोई छूट नहीं मिलती कि आप सोचें आप SC ST हैं या OBC हैं तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। तो सेना भर्ती में आपको किसी को कोई भी छूट नहीं मिलती है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है एजुकेशन ब्रांच की। तो एजुकेशन ब्रांच आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें आपको क्या चाहिए होगा कि 60% नंबर होने चाहिए आपके MSc में, ठीक है। और विथ आप यहाँ से ये जितने भी आपके ऑब्लिक करके लिखे हैं ये सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई एक अगर आपके पास भी है तो आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ये देख लो, ठीक है। कोई एक चीज़ है अगर आपके पास में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, जैसे कि 60% नंबर होने चाहिए MSc में, ठीक है। और जो है ना मैथ्स भी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए BSc के स्तर तक, ठीक है। या BE BTech हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर पा रहे हो। 60% मार्क्स अगर आपने MTech कर रखा तो भी फॉर्म भर पा रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो है ना इसमें PG मांगा गया और PG में वो भी 60% नंबर होने चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर मांग रखे हैं। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है ना यहीं से छट जाएंगे, जिनके पास नंबर है बस वही अप्लाई कर पाएंगे। लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं और उम्र सीमा आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी आपकी ब्रांच बचती है वो है टेक्निकल ब्रांच, ठीक है। टेक्निकल ब्रांच जैसे कि नाम से ही टेक्निकल है तो जाहिर सी बात है BE या BTech वाले बच्चे ही इसमें जा पाएंगे। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपके पास में BE या BTech 60% होना चाहिए। मैकेनिकल से हो, ऑटोमेशन से हो, मरीन से हो, ठीक, इंस्ट्रूमेशन से हो, प्रोडक्शन से हो, एरोनॉटिकल से हो, आप फॉर्म भर सकते हो। 30 इसके लिए वैकेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप यहाँ से BE BTech 60% होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल वगैरह में आपके पास में BE BTech होना चाहिए, ठीक है। और नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास में BE BTech 60% नंबर के साथ में मैकेनिकल से या मैकेनिकल विद ऑटोमेशन से होना चाहिए, तो इसकी 20 वैकेंसी है, ठीक है। ये सब टेक्निकल ब्रांच की वैकेंसी थी और सारे पदों के हिसाब से आप जो है ना अपनी उम्र सीमा को भी चेकआउट यहाँ से कर सकते हो। तो ये हमने कुछ वैकेंसी की बात बता दी जो कि काफ़ी ज़रूरी थी आपको बताना। तो कुल मिला के जो बात फाइनल निकल के आई कि भैया अगर BE BTech है या MSc वगैरह करके रखे हो, ठीक है, या MBA भी करके रखे हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बाकी नॉर्मल शिक्षा, ग्रेजुएट, 10th क्लास, 12th पास वाले, डिप्लोमा वाले, ये सब ITI वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी उच्च स्तर की इन्होंने जो है ना चीज़ें मांग रखी है। अगर आप मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। हालांकि मेरा व्यूअर जो है ना मर्चेंट नेवी में शायद ही कोई हो तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर आपके पास में CPL लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो भी आपको जो है ना छूट यहाँ से मिल जाएगी उम्र सीमा में, ठीक है। NCC होल्डर हो तो NCC होल्डर मेरे कई सारे व्यूअर हैं, मैं यहाँ से बता देता हूँ कि उनको आपको 5% जो है ना नंबर ज़्यादा मिलेंगे सब्जेक्ट SSB के लिए, ठीक है। NCC C सर्टिफिकेट होल्डर विल बी गिवन 5% इन कट ऑफ मार्क्स टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर SSB। तो समझ गए आप। अब देखिए शॉर्ट लिस्ट किस बेस पे करेंगे आपको SSB के लिए। देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, आपको डायरेक्ट SSB के लिए बुलाएंगे। लेकिन कई बच्चों को ये लोग नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? ये ऊपर से कुछ बच्चों को निकालेंगे जिनके ज़्यादा अच्छे परसेंटेज हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इन्होंने ऐसे बच्चों को छाटा जिनके जो परसेंटेज हैं वो 75 से हैं, 75 एंड एबो वालों को निकाला, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट रहेगी। अगर आपके 70% नंबर भी हैं तो भी आपको जो है ना SSB के लिए बुला लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए छूट रहने वाली है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला में। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो www.joinindianavy.government.in पर जाकर, ठीक है। और टाइप ऑफ कमीशन की मैंने बात बताई थी कि आपको जो है ना परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा, आपको पहले 10 साल फिर 2 साल करके आपको 4 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो इस तरह हमने बता दिया। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है ना SSB होने वाला है और SSB के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। इसके लिए और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर ही सर्च आउट कर सकते हो। SSB में क्या रहेगा कि सबसे पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट का मैंने बता दिया। आपने जो BTech वगैरह में जो आपके नंबर हैं, ठीक है, जो आपकी फाइनल डिग्री में नंबर है, उन नंबरों के आधार पर आपको साइट लिस्ट किया जाए। जितने ज़्यादा नंबर रहेंगे उतने ज़्यादा SSB में कॉल लेटर आने के आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। कॉल लेटर आ जाएगा, आप SSB देने जाओगे। SSB जनरल होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं आपको एक बार यहाँ से बता देता हूँ कि 2 पार्ट में बटी हुई होती है। एक जो आपका स्क्रीनिंग होता है, ठीक है, दूसरा आपका होता है मेन वाला आपका रहता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में क्या 2 दिन का रहता है प्रोग्राम, फिर इसके बाद 5 दिन का आपका प्रोग्राम रहता है, जिसमें आप जो है ना कई तरह के GTO टास्क वगैरह रहते हैं, ठीक, ग्रुप डिस्कशन वगैरह रहता है, इंटरव्यू वगैरह रहता है, ठीक है।
और जो ना और भी टेस्ट रहते हैं, तो ये मेन ये वाला रहता है। फिर इसके बाद आपका मेडिकल होता है। स्क्रीन में क्या होता है, आप जाओगे, पिक्चर प्रोसेसर में PBDT टाइप का टेस्ट होता है, XGD वगैरह कंडक्ट कराते हैं। बस उसी के बेस पर आपको जो है ना स्क्रीन इन कर लेते हैं, और स्क्रीन इन हो जाते हो तो आप जो है ना 5 दिन तक वहाँ टिक पाओगे। फिर आप आराम से जो है ना अपना पूरा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो कुछ ही SSB के बारे में मैंने आपको बात बताई। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके SSB के जितने भी नंबर आएंगे उनके बेस पर आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। आपकी प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा 3 साल का, ठीक है। 3 साल ट्रेनिंग के बाद आप जो है ना जब इंडियन नेवी ज्वाइन करोगे, तब आप जो है ना एज ए सब लेफ्टिनेंट के पद से आप ज्वाइन करोगे। जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको सैलरी जो मिलेगी, मूल वेतन आपका 56,100 रुपये से स्टार्ट होकर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। बाकी जो ना और इसमें आपको DA वगैरह मिला के तो 80-90 हज़ार रुपये के आपके आसपास में आपकी प्रति महीने की सैलरी बनने जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी जो है ना 56,100 रुपये आपका मूल वेतन से आपकी स्टार्टिंग होगी। आपको फॉर्म कैसे भरना है ये चीज़ हमने आपको बताई दी है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। हालांकि ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना न्यूज़पेपर के जीरोक्स कटिंग से ली गई है, तो इसलिए उतना अच्छा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जूम वगैरह करके आपको चीज़ें सारी बता ही दूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।